मित्रों नमस्कार। आज मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के तहत एक नए अध्याय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हूं। वह अध्याय है प्लेटो से पूर्व राजनीतिक विचार। मित्रों, राजनीतिक विचार पर चर्चा करने से पूर्व हमें जहां पर राजनीतिक विचार की उत्पत्ति हुई और जिस स्थान के लिए आज के राजनीतिक विचारक या राजनीतिक विषय के विद्वान या विद्यार्थी ऋणी हैं, उसके विषय में चर्चा करना परम आवश्यक है। मित्रों, मैं एथेंस के विषय में थोड़ी चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। राजनीतिक विचार की शुरुआत एथेंस से ही हुई है। प्राचीन काल में ईसा से 500 ईस्वी पूर्व एथेंस को कोई नहीं जानता था। मित्रों, जब एथेंस में थेमिस्टोकस या थेमिस्क्लीज जिसे कहते हैं, शासक के रूप में उसका उदय हुआ तो 490 ईस्वी पूर्व में ईरान को युद्ध में पराजित किया। माने एथेंस ने 490 ईस्वी पूर्व में थेमिस्टोकस के नेतृत्व में युद्ध करते हुए ईरान को पराजित किया। इस प्रकार ईरान का वैभव यूनान के सभी नगर राज्यों में सर्वोत्तम हो गई और एथेंस का विकास अत्यंत द्रुत गति से होने लगी, तीव्र गति से होने लगी। मैंने कुछ समय पहले एथेंस को अत्यंत जीर्ण शीर्ण हालत में जाना जाता था। एक युद्ध में विजय प्राप्त के पश्चात एथेंस की कीर्ति उस राज्य में बढ़ गए। माने जितने भी नगर राज्य थे एथेंस के, उन राज्यों में इसकी कीर्ति बढ़ गई। किंतु जिसके नेतृत्व में, माने जिस थेमिस्टोकस के नेतृत्व में यूनान ने, माने एथेंस ने इस प्रकार की कीर्ति को हासिल किया था, कुछ राजनीतिक कुचक्रों की वजह से उसे अपनी सत्ता से हटना पड़ा। उसके बाद शासक के रूप में पेरिक्लीस ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। पेरिक्लीस के आते ही एथेंस का विकास उत्तरोत्तम तरीके से होने लगा। माने थेमिस्टोकस के नेतृत्व में विकास तो हो ही रहा था, लेकिन पेरिक्लीस जब शासक बना तो उस समय भी एथेंस का विकास चरम उत्कर्ष हो गया। सभी क्षेत्रों में, भौतिक क्षेत्र में, भवन निर्माण क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, माने चहुमुखी विकास एथेंस का हुआ। और एथेंस से बाहर, माने एथेंस के बाहर से लोग, विद्वान जन थे, वह एथेंस में आकर के अपना व्यवसाय या ज्ञान देने का कार्य शुरू कर दिया। ऐसे तो मित्रों, किसी भी शहर का विकास होता है तो उस शहर में चारों तरफ के लोग, आसपास या दूर के लोग आकर अपना व्यवसाय आरंभ करते हैं
या किसी प्रकार की नौकरी पेशा के लिए आते हैं, वह आधुनिक शहर में भी इसी तरह होता है। कुछ समय बाद एथेंस का स्पार्टा से युद्ध हुआ। इस युद्ध में स्पार्टा की जीत हुई एथेंस के विरुद्ध, और इस प्रकार से जो पुराने अभिजात वर्ग एथेंस पर शासन कर रहे थे उनका पतन हो गया, और एथेंस का जनतंत्र ऐसे वाग्वीर से तात्पर्य ऐसे शब्द से है जो तर्क के कार्य में प्रवीण होते हैं, यानी तर्क करने में प्रवीण होते हैं। हर प्रकार की उचित व अनुचित बात को एक प्रकार से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आधुनिक काल में भी कुछ लोग यही किया करते हैं, अपने कार्यों के लिए समर्थन जुटाने के लिए अनेकों प्रकार के तर्क उपस्थित करते हैं। उसी प्रकार के लोग शासक के रूप में एथेंस में अवतरित हुए। और मित्रों, जनतंत्र में ऐसे शासक होते हैं जिनकी भाषण शैली अत्यंत तर्कयुक्त होती है और आकर्षक होती है, जिनके भाषण से हजारों लाखों जनता प्रभावित होती है। जनतंत्र में ऐसे शासक होते हैं। उसी प्रकार के लोग उस समय एथेंस में शासन करने के लिए सामने आए या शासन में आए। अब मैं सोफिस्ट के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। सोफिस्ट को ही प्लेटो से पूर्व के राजनीतिक विचारक या विचार देने वालों में जानते हैं या पॉलिटिकल थिंकर जानते हैं। ये सोफिस्ट एथेंस के मूल निवासी नहीं थे। जब एथेंस का विकास चरम पे था तो उस समय अनेकों क्षेत्र से लोग वहां आकर के बसे जो विद्वान थे, आचार्य थे। ऐसे लोगों को सोफिस्ट कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहने की कोशिश की कि जो सोफिस्ट होते थे अपने आप में एक विश्वविद्यालय के बराबर होते थे। कहने का मतलब यह है कि उनके पास इतना ज्ञान का भंडार होता था कि उन्हें एक विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। बार्कर ने सोफिस्ट के विषय में कहा है, वे शिक्षक और विचारक थे। कहने का तात्पर्य बार्कर ने यह कहा, वह शिक्षक भी थे, ज्ञान देने का कार्य भी करते थे और अपना विचार फैलाने का भी कार्य एथेंस में किया करते थे। और ऐसे विचार का उन्होंने प्रचार किया जो अत्यंत नवीन, जो नया होता था। माने ऐसे विचार का प्रचार करने की कोशिश वो करते थे जो नया होता था, आश्चर्य से युक्त होता था और विलक्षण जिसे सुनकर के लोग प्रभावित होते थे और कर्णप्रिय। ऐसे विचार या ऐसी भाषा शैली का वो प्रयोग करते थे सोफिस्ट जन, जो कानों को सुनने में अत्यंत प्रिय लगती थी। विल ड्यूरेंट ने सोफिस्ट के विषय में कहा, उन्होंने यूरोप के लिए
व्याकरण तथा न्याय शास्त्र का निर्माण किया। मैंने सोफिस्ट ऐसे विचारक थे जिन्होंने यूरोप के लिए न्याय तथा व्याकरण का निर्माण किया, न्याय शास्त्र तथा व्याकरण का निर्माण किया और द्वंद्व शैली का विकास किया। मैंने द्वंद्वात्मक शैली का विकास किया। किस प्रकार हम विषयों पर चर्चा करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचे जो सर्वोत्तम हो, उस शैली का विकास किया। इसी द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रयोग हीगल व मार्क्स ने अपने विचार में किया था। सोफिस्ट के विचार की विशेषताएं। सोफिस्ट कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के मैंने अन्य सोफिस्ट थे, जैसे थैसीमेकस, प्रोटैगोरस, हिप्पियास। ये सभी विचारक अपने विचारों में भिन्न थे, किंतु कुछ विचारों में इनकी समानता थी, जैसे संशयवाद। इस विषय में उन लोगों का कहना यह था कि जिन विचारकों ने यह कहा कि सत्य निरपेक्ष है, माने सत्य का अर्थ एक ही रहेगा, वो चाहे परिस्थिति कोई भी हो, उसका खंडन इन सोफिस्टों ने करते हुए कहा कि सत्य निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष है। सत्य का प्रभाव जो है नकारात्मक या सकारात्मक समय व स्थान के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। समय, स्थान व परिस्थिति के अनुसार एक व्यक्ति के संदर्भ में भी सत्य परिवर्तनशील होता है। कहने का मतलब यह है कि एक शहर में जो सत्य है वो दूसरे शहर में वो असत्य हो सकता है, ऐसा वे मानते थे। एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति के लिए जो विचार एक सत्य है, दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य है, ऐसा उनका मानना था। इसे वे कहते थे कि सत्य जो है सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। अब यह आगे है व्यक्तिवाद। सोफिस्टों का मानना यह है कि व्यक्ति का ज्ञान का सभी संपूर्ण आधार ही व्यक्ति है। कहा जाता है कि सोफिस्टों से पूर्व वहां के विचारक कल्पना जगत में मनन व चिंतन किया करते थे, जिसका कोई आधार नहीं था। उनके पश्चात उन्होंने ये कहा कि राजनीति का विकास तभी होगा जब हम मनुष्य के विषय में चिंतन करेंगे। इसलिए हमारे ज्ञान का पूरा आधार ही मनुष्य ही होना चाहिए। मनुष्य के विषय में ही हम चर्चा करें, उनके विषय में ही ज्ञान का निर्माण करें। बुद्धि, उनका मानना यह था कि किसी भी विचार का आधार या उसकी कसौटी बुद्धि पर ही होनी चाहिए। मैंने जो विचार बुद्धि के द्वारा प्रमाणित ना हो वो विचार असत्य है। इसलिए कि हमें हर प्रकार का विचार बुद्धि के माध्यम से स्वीकार करना चाहिए। यानी कि ज्ञान, जो सत्य ज्ञान की खोज है वो बुद्धि के माध्यम से ही होती है। यानी बुद्धि के द्वारा ही सत्य की खोज होती है। अब बात सही भी है। आधुनिक काल में संपूर्ण ज्ञान का आधार ही बुद्धि है। माने जिस ज्ञान को बुद्धि ने खारिज कर दिया वो असत्य है। कोपरनिकस व अन्य विद्वानों को
शुरू शुरू में अपनी बात कहने में कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, कितना अत्याचार झेलना पड़ा, किंतु जब उसे विज्ञान के आधार पर स्वीकार कर लिया गया तो आज के समय में वह सत्य है। इसीलिए बुद्धि ही सत्य की खोज करती है। और राज विषयक विचार, सोफिस्ट का राज विषयक विचार, मित्रों सोफिस्टों ने उन विचारकों का विचार यह कहते हुए ठुकरा दिया कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य का निर्माण कमजोर मनुष्यों ने बलवान मनुष्यों से बचने के लिए किया है। यह संस्था समझौता या संविदा पर आधारित है। यानी कि उन विचारकों का यह विचार ठुकरा दिया गया इन लोगों के माध्यम से कि जो लोग कहा करते थे कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। हालांकि ये प्लेटो के पूर्व के राजनीतिक विचारक माने जाते हैं, इसलिए बाद में इनके विचारों को खारिज कर दिया गया प्लेटो व अरस्तु के द्वारा। न्याय विषयक और कानून विषयक विचार। कानून के विषय में सोफिस्टों ने यह कहा कि कानून भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, कानून भी सापेक्ष है। कानून बलवान मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक साधन है। सोफिस्टों का मानना है कि कानून का प्रयोग बलवान मनुष्य अपने हित में करता है। यह भी समय, स्थान व परिस्थिति के अनुसार यह भी बदलते रहता है, माने इसका पक्ष भी बदलता है। जिस प्रकार सत्य सापेक्ष है उसी प्रकार कानून भी सापेक्ष है, यह भी निरपेक्ष नहीं है। इसका प्रयोग व्यक्ति अपने हित में करते हैं। यह किसी शुद्ध अंतःकरण का निर्माण नहीं है। माने विधि जो है किसी विचारक के द्वारा बुद्धि युक्त निर्माण नहीं है, यह शक्तिशाली द्वारा निर्मित एक साधन है जिसके आधार पर निर्बलों पर शासन किया जाता है या कानून थोपा जाता है। इस प्रकार की उक्ति या इस प्रकार का विचार सोफिस्टों ने दिया है। न्याय विषयक विचार, थ्रेसिमेकस ने कहा न्याय सबल का हित है। माने न्याय वही है जिससे सबल का हित की साधना हो, सबल का हित का पोषण हो। इस प्रकार से इन विचारकों ने उस न्याय का समर्थन किया जिसके माध्यम से बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। माने मत्स्य न्याय का सिद्धांत में ये विश्वास करते थे। उपयोगिता की दृष्टि से यह समझा जाए तो इन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया वो बहुत ही उपयोगी है। अरस्तु व प्लेटो व सुकरात ने जितनी भी आलोचना इनकी करी हो, किंतु बुद्धिवाद को इन्होंने स्वीकार किया उन लोगों ने, तो इस प्रकार से वे लोग भी इनके ऋणी हैं। और आधुनिक जगत भी बुद्धिवाद के आधार पर सत्य की खोज करता है या सत्य को स्वीकार करता है, तो आधुनिक जगत भी इन सोफिस्टों के ऋणी हैं, इन विचारकों के ऋणी है।
मित्रों, आज की चर्चा यहीं तक। आगे की चर्चा हम आपके साथ आगे हम करेंगे, किंतु आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको आगे की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।